और आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं अनुराठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट प्लान कस्टमर्स को सीधे फंड में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। इसमें किसी तरह की इंसिडेंटल कॉस्ट नहीं होती है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। क्या है डायरेक्ट प्लान और क्या इनमें निवेश करना है फायदे की बात, समझते हैं आज इसी मुद्दे को हमारे आज के मेहमान फिरोज अजीज से। फिरोज, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं। एक म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हमेशा तो हम ब्रोकर्स के पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट प्लान लेने के लिए हमें सीधा फंड हाउस के पास या एएमसी के पास जाना होगा? हाँ, ये डायरेक्ट प्लान्स जो होते हैं वो एक ऑप्शन होते हैं कि ब्रोकर के थ्रू ना जाके अगर आप डायरेक्टली अगर फंड हाउस के पास चले जाएं तो क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है, तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं 2 से 2.5% पर एनम की कॉस्ट लगाते हैं एनएवी पे, वो घट के ऑलमोस्ट 1.5 से 1.6% हो जाती है। तो उसमें आपके 50 से 70 पैसा और 0.5 से 0.7% की आपकी बचत होती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए की बात करें तो 600 से 700 रुपए पर एनम आपकी कॉस्ट सेविंग होती है डायरेक्टली जाने से। उसको कहते हैं डायरेक्ट प्लान। हर म्यूचुअल फंड स्कीम में एक डायरेक्ट प्लान होता है और एक ब्रोकर प्लान होता है। तो डायरेक्ट प्लान में कॉस्ट मार्जिनली कम होती हैं और ब्रोकर प्लान्स में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ब्रोकर को रेम्यूनरेट करना पड़ता है, ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट क्लाइंट से या इन्वेस्टर से लिया जाता है। उसके लिए ब्रोकर प्लान थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और डायरेक्ट प्लान्स मार्जिनली चीपर होते हैं। उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स, बट डायरेक्ट प्लान्स आर मार्जिनली चीपर। कविता, बिल्कुल सस्ते तो होते हैं, लेकिन अगर मैं समझना चाहूं कि फायदे और नुकसान को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो डायरेक्ट प्लान और अगर कोई प्लान हम लेते हैं किसी एजेंट की मदद से, तो क्या फर्क होता है उसमें? देखिए, अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जो मदद मिलती है फाइनेंशियल प्लानर से या फिर ब्रोकर से, वो अब वैनिश हो जाती है। और उसको सपोर्ट करने के लिए 3-4 चीजें होती हैं जिसमें ब्रोकर की सपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है जैसे एप्लीकेशन फिल करना, सबमिट करना, ये देखना कि कोई चेक रिजेक्ट नहीं हो जाए और पूरी डिलीजेंटली वो एप्लीकेशन फिल हो, वो ब्रोकर का काम होता है। वो आपको खुद करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए फिजिकली रजिस्ट्रार के पास पहुंचानी पड़ती है, वो भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा अगर ब्रोकर को एलिमिनेट कर दिया जाए। और तीसरी ट्रैकिंग जो होती है, फंड्स की जो ट्रैकिंग है परफॉर्मेंस की, वो भी आपको खुद फ्यूचर में करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रोकर को ना तो कमीशन मिलता है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सो ये 4 चीजें हैं: फंड चॉइसेस, application filling, physical actually logging in of those applications, और lastly performance tracking और कोई भी और recommendation, financial planning कोई भी आपकी नहीं मिलेगी। तो ये 4 डिसएडवांटेज हैं। उसके अगेंस्ट एक एडवांटेज ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी सेव हो जाएगी। सो ये 4 डिसएडवांटेज हैं और एक एडवांटेज है। मेरे हिसाब से एडवांटेजेस बहुत कम है, सिर्फ कॉस्ट सेविंग है और वो भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत कम होता है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट प्लान्स आर अ नो फॉर अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। बिल्कुल, चूंकि पेपर वर्क खुद करना होगा और बाकी फंड को भी आपको खुद ही ट्रैक करना होगा। लेकिन फिरोज, मुझे ये समझाइए कि अगर डायरेक्ट प्लान सस्ते होते हैं तो क्या इनके रिटर्न में कोई फर्क होता है बाकी प्लान से जो हम एजेंट या ब्रोकर के थ्रू लेते हैं? हाँ, बिल्कुल मार्जिनल फर्क जरूर होता है। अगर समझिए कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ओके, जो कि रीजनेबली बड़ा अमाउंट होता है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, समझिए कि एक फंड लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, उसमें जो है आपकी अगर परफॉर्मेंस 10 लाख रुपीस, अगर 11 लाख रुपए होते हैं ब्रोकर के प्लान में, डायरेक्ट प्लान में 7,000 रुपए होते हैं, तो 6 से 7,000 रुपए का आपका फायदा होगा साल दर साल अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाए। तो टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कविता, हाँ, थोड़ा सा फायदा होगा, और कितना फायदा होगा वो क्वांटिफाई करने के लिए स्कीम का नाम होना जरूरी है, बट रेंज के हिसाब से बताया जाए तो 0.6 से 0.8% तक की बचत होती है, और वो बचत परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के तौर पे इन्वेस्टर को मिलती है। फिरोज, यहाँ पे अगर किसी को वाकई डायरेक्ट प्लान लेना हो और इतनी सब जद्दोजहद कोई वाकई सामना कर सके और खुद डायरेक्ट प्लान लेने का मन बनाता है, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही फंड का सिलेक्शन फिर अपने आप अगर करना हो तो कैसे करना चाहिए? देखिए, फंड सिलेक्शन
एक रिटेल निवेशक को करने के लिए आज के सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में काफ़ी इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। जैसे मनी कंट्रोल वेबसाइट देख लिया, या फिर कोई भी जैसे योर मनी ही देख के आप अगर फंड्स की चॉइस करें तो उसमें गलत जाने की संभावना बहुत कम होगी। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो भी करनी चाहिए। बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज पर्सनल फाइनेंस शोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जैसे योर मनी में आपको पूरी स्कीम्स मिल जाएंगी। वो अगर आप खरीदें और रेगुलरली रिव्यू करें। और दूसरा सोर्स इंफॉर्मेशन का डेफिनेटली ऑनलाइन जो सोर्स है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। आज की डेट में काफ़ी इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पर रेटिंग्स होती हैं, तो उसके हिसाब से आप चूज करें। चूज करके आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन भी, अब क्या हुआ है कि काफ़ी उसमें भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स एक ही एप्लीकेशन में लॉगिन होने की भी संभावना है। अगले 6 महीने में वो प्रोसेस भी डालने के लिए सोच रहे हैं। एनएससी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है जिसमें बहुत सारे फंड्स की एप्लीकेशंस एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन में हो जाए। तब अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका काफ़ी फायदा हो सकता है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि उसमें जो है अगर आपके पास 5 फंड की जरूरत है, 5 स्पेसिफिक एएमसीज में जाके सबमिट करना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत दिक्कत का काम होता है। बट ये जब कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड वन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तब डायरेक्ट प्लान्स कंसिडर किए जा सकते हैं। फिरोज, डायरेक्ट प्लान क्या ऑनलाइन भी मिलते हैं? हाँ, डायरेक्ट प्लान्स ऑनलाइन नहीं मिलते। ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स होते हैं, देखिए काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स एक निवेशक को देते हैं, एक्सेस देते हैं, ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। अगर उनके थ्रू खरीदा जाए तो ये ऑटोमेटिकली उनकी ब्रोकर कोड में ही जाएगा, तो आपको डायरेक्ट प्लान का फायदा कम फी का जरूर नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट प्लान। चलिए, तो अगर आपको डायरेक्ट प्लान लेना है, अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बच जाए और थोड़ा सा रिटर्न आपको ज्यादा मिले, उसके लिए अगर आप डायरेक्ट प्लान लेना चाहते हैं तो याद रखिए आपका खुद का होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। पेपर वर्क से लेके फंड सिलेक्शन से लेके आपकी क्या रणनीति है, इन सब के बारे में आपको सोचना होगा और उसके बाद जाकर ही आप डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। वक्त हो गया फिलहाल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। मैक योर मनी में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और पहले दर्शक सनी अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार सनी, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ एंड मेरा पैकेज ईयरली पैकेज कंपनी में 7 लाख का है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं एलिजिबल हूँ 1.40 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के। ओके। एंड मेरे पास ऑलरेडी जैसे 20 टाइम्स इंश्योरेंस होता है, उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। और मेरे पास अभी जो मैंने लिया हुआ है टर्म प्लान, दैट इज बिरला सन लाइफ ड्रीम प्लान, जो कि 25 लाख का है, एंड एगॉन रैली गियर आइटम प्लान जो कि 50 लाख का है। ओके। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं 60 लाख का इंश्योरेंस लेता हूँ किसी और कंपनी से और अपना इंश्योरेंस इंक्रीज करने के लिए, तो विल इट इफेक्ट एट द टाइम ऑफ माय क्लेम सेटलमेंट बिकॉज ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज? कुछ ऐसा क्लॉज होता है आईआरडीए का कि मल्टीपल से लो तो वो इफेक्ट करता है क्लेम की सेटलमेंट के टाइम पे? ओके। और कोई सवाल? इट विल, हाँ, अगर ये नहीं होता तो कोई क्लेम में रिजेक्शन वगैरह आने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई रिजेक्शन तो नहीं आता इस वजह से? ठीक है। ठीक है। और एक सवाल मेरा और था। हाँ जी, इफ आफ्टर 10 और 5 और 10 ईयर्स जैसे मैं कभी जॉब छोड़ता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ या मेरी सैलरी कम होती है, तो उस केस में क्या इंश्योरेंस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? ओके। एंड एक इस पे क्वेश्चन हो रहा है कि इफ आई मेक माय वाइफ एज अ नॉमिनी एंड इन द सेम पॉलिसी वी बोथ डाइड इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट होता है, चिल्ड्रन को अभी मैंने नॉमिनी नहीं किया, वाइफ को बनाया, तो चिल्ड्रन विल बी एबल टू गेट दैट अमाउंट और नॉट? चलिए सनी, आपके तीनों सवालों का जवाब हम देंगे। मैं आपको बता दूं, आपने 2 कंपनियों से फिलहाल टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर आपने अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री सही दी है तो क्लेम सेटलमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो अगली जो 60 लाख का कवर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं किसी और इंश्योरेंस कंपनी से, और आपके इंश्योरेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर 5 से 10 साल के बाद आपकी नौकरी के बजाय आप कुछ और करना चाहते हैं, अगर आप प्रीमियम भरते रहेंगे तो आपके इंश्योरेंस कवर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रीमियम का मोड चाहे तो बदल सकते हैं, वो आपको एक कॉल लेना होगा उस वक्त। और साथ ही आपकी वाइफ को आपने नॉमिनी अगर बनाया हुआ है तो उनको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपके बच्चों को मिलेगा। अगर वो माइनर है तो जो भी लीगल गार्जियन होंगे उनको मिलेगा। लेकिन इन तीनों सवालों के जवाब को विस्तार से हम समझते हैं फिरोज से। फिरोज, इन्होंने 2 अलग अलग कंपनियों से तो पॉलिसी ले रखी है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट को लेके थोड़ा परेशान है। 60 लाख का एक्स्ट्रा कवर आगे चल के लेना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी।
मिस्टर अरोरा, ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इंश्योरेंस कवर लिया है और आप इंश्योरेंस कवर 2-3 कंपनी से लेते हैं, तो उसमें क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और अगर एक कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है और दूसरी भी इंश्योरेंस देती है, तो उसमें 2 कंपनी से या 4 कंपनी से लेना कोई भी वो एक डेफिनेटली एक रीजन नहीं हो सकता है कि क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो उस चीज़ पे आप बेफिक्र रहें कि वो आपकी जो क्लेम सेटलमेंट्स हैं वो डेफिनेटली बरकरार रहेंगी अगर आपने 3, 4, 5 इंश्योरेंस कंपनी से भी अपना इंश्योरेंस करवाया है तो। सो दैट्स नॉट अ रिस्क एट ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि उस कंपनी की, जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं, उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियोज कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC की काफ़ी अच्छी क्लेम सेटलमेंट है, 95 to 97%। तो ये इंडिविजुअली देखना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों, ये सब अगर 5 इंश्योरेंस कंपनी भी हों तो उनकी जो क्लेम सेटलमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट खरीदते वक्त क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने जो बोला कि आपने आइटम खरीदा है, बिरला खरीदा है, ये दोनों ही बहुत कॉस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म्स हैं। बट एगॉन रेलिगेयर आइटम की जो क्लेम सेटलमेंट है वो थोड़ी कम है HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट के मुकाबले में। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कितनी कंपनियों से खरीदा। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। साथ ही फिरोज, कुछ समय के बाद अगर ये अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस कवर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। जैसे कविता जी आपने फरमाया कि अगर इंश्योरेंस में अगर आपकी जो सैलरी है या फिर आप जॉब छोड़ देते हैं, आपकी सैलरी कम हो जाती है, अगर आप प्रीमियम कंटिन्यू करें, जो भी आपने प्रीमियम वादा किया है इंश्योरेंस कंपनी को पे करने का, तो उसमें जो आपको कवर मिल रहा है उसको अगर आप प्रीमियम बरकरार रखेंगे तो प्रीमियम के प्रति जो भी इंश्योरेंस कवर था वो भी चलता जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो। आप प्रीमियम आप पे कर रहे हैं और आपने इंश्योरेंस की वैल्यू लॉक इन कर रखी है तो वो ज़रूर रहेगा। कंटिन्यूसली पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉलिसी लैप्स हो गई फिर आपकी रीपर्चेज की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर आपने वो इरेगुलरली पे किया और वो लैप्स हो गई तो आपको वापस इंश्योरेंस कवर लेते वक्त जरूर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी सैलरी कम हो गई है। क्योंकि आपने अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको मंथली पेमेंट्स इजी होंगे, तो जैसे कविता जी ने कहा उस पर आप स्विच जरूर कर सकते हैं। चलिए, आप चाहें तो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं। और अगर भगवान ना करे कोई अनहोनी होगी तो बाद में अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं तो जो लीगल गार्जियन होगा उनको जो भी कवर है वो दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सनी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देख लेते हैं HDFC सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट टिप्स। निवेश की शुरुआत जितना जल्दी होगी उतना अच्छा होगा, तब आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा होगा, यानी आप मुनाफे पर मुनाफा कमाओगे। NCD में निवेश करते समय मार्केट प्राइस के बजाय यील्ड टू मैच्योरिटी और लिक्विडिटी को तरजीह देनी चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी का फायदा आपको तब होगा जब आप मैच्योरिटी तक इसे होल्ड करते हैं, और NCD होल्डर्स को नॉन इंडेक्सेशन फायदा भी मिलता है। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारी अगली दर्शक से, जो कि दिल्ली से स्वाति देश पांडे है। नमस्कार स्वाति, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार, मुझे आपकी आवाज आ रही है। पूछिए स्वाति। मेरा सवाल है निफ्टी IDFC निफ्टी फंड पे। ओके। उसमें 1 साल से इन्वेस्ट कर रखा है, ये सोच के कि वो निफ्टी को रेप्लिकेट करता है तो ज्यादा रिस्क नहीं होगा उसमें, तो कैसा रहेगा उसको लॉन्ग टर्म के लिए? कोई खास उद्देश्य जिसके लिए आपने ये फंड चुना? एक तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम था और उसमें फिर निफ्टी को ट्रैक करता रहता है तो ज्यादा उसमें वो करने की चूज करने का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए। आपने पोर्टफोलियो में और भी फंड शामिल किए हैं स्वाति? हाँ जी, मेरे पास HDFC टॉप 200 है, एल&टी इक्विटी फंड है, और एक ऐसा ही कोई रिलायंस ग्रोथ फंड है। आपका सवाल केवल इसी फंड पे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस को लेकर आप चिंता में हैं? हाँ जी, और बाकी के फंड्स का आप बता सकते हैं कैसे है सिलेक्शन, बट दे आर गिविंग गुड रिटर्न।
ठीक है, फिरोज से जुड़ना चाहूंगी मैं। फिरोज, स्वाति देशपांडे का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, लेकिन IDFC निफ्टी फंड को लेकर थोड़ी सी परेशानी में है। बहुत ही पैसिवली मैनेज्ड फंड है ये मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से शायद इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। और बाकी तमाम जितने भी इनके पोर्टफोलियो हैं, फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में, वो बहुत ही एक्टिव है, इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। हालांकि इस फंड के बारे में समझना चाहूंगी आपसे कि इतना पैसिवली मैनेज्ड फंड ये क्यों है, उसकी परफॉर्मेंस क्या आगे चल के बढ़ सकती है? देखिए क्या है कि निफ्टी जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, देखो हमारी कंट्री में इंडेक्स फंड्स की रेलेवेंस बहुत कम है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं, एक्टिवली मैनेज करके जो आउट परफॉर्मेंस जो निफ्टी और दूसरे बेंचमार्क से ज्यादा डिलीवर करते हैं, उसको अल्फा कहलाता है, वो काफी ज्यादा होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल यूएस में 90% फंड मैनेजर्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। हमारी कंट्री में फंड मैनेजर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है परफॉर्मेंस के तौर पे, और अल्फाज जो है वो काफी ज्यादा रहे हैं। तो इंडेक्स फंड्स मेरे हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर्स को जनरली ट्रस्ट नहीं करने चाहिए, अनलेस कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उनको इंडेक्स फंड्स का रेलेवेंस है। बट इंडिया में 90% फंड मैनेजर्स एक्चुअली अल्फा क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 10% दे, तो ये देखा गया है कि वो 13 से 15% की रिटर्न देते हैं, 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं। उसको छोड़ना मुनासिब नहीं होता है। और वो फी जो होती है, फी डेफिनेटली कम होती है। जैसे स्वाति जी ने कहा कि फीस कम थी, इसीलिए उन्होंने ये चूज किया। फीस जो है वो बहुत छोटा एस्पेक्ट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। सबसे लार्ज डिसीजन का क्राइटेरिया होता है रिटर्न और परफॉर्मेंस और एक्टिव मैनेजमेंट। फी एक बहुत छोटा एलिमेंट है, उसको मद्देनजर आप अगर डिसीजंस लेंगे तो उसमें परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो की इंपैक्ट होगी। सो लेट मी ये कहना चाहूंगा कि इंडेक्स फंड्स जनरली खराब होते हैं, बट उसमें से ये जो IDFC का जो निफ्टी फंड है वो वन ऑफ द बेटर फंड्स है इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडेक्स ने 7.6% लास्ट 1 ईयर की रिटर्न दी है और इस फंड ने 8.3 की दी है। बट ओवरऑल स्वाति जी, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इंडेक्स फंड्स को एग्जिट करें और फ्यूचर में भी ना खरीदें। और क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट का रेलेवेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडियन मार्केट्स इतनी एफिशिएंट नहीं है जैसे यूरोप और US मार्केट्स की हैं। तो अल्फा का जो प्रोस्पेक्टिव अल्फा होती है वो रहती है, तो मेरे हिसाब से उसको एग्जिट करें। और रहा सवाल आपके बाकी 3 फंड्स में, HDFC टॉप 200 एक अच्छा फंड है, उसको आप बरकरार रखें अपने पोर्टफोलियो में। रिलायंस इक्विटी और रिलायंस ग्रोथ जो फंड्स हैं, ये 2 फंड्स में थोड़ी चेंजेस की, बदलाव की जरूरत है। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ को स्विच कर दें, रिलायंस ग्रोथ को रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में कर दें, और रिलायंस इक्विटी फंड को ऐसे ही रहने दें फिलहाल। आई थिंक वन फंड रिक्वायर्स द चेंज, रिलायंस ग्रोथ टू रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन फिरोज, मेरा एक सवाल था यहाँ पर, चूंकि इंडेक्स फंड पे चर्चा हो रही है, क्या हम फ्रेश निवेशक को इंडेक्स फंड रेकमेंड नहीं करते हैं? क्या उनके लिए ये सही चॉइस नहीं होती है? स्वाति तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना चुकी है, लेकिन अमूमन इंडेक्स फंड क्या पहली बार निवेश करने वाले किसी के लिए सही नहीं होता? नहीं, एक्चुअली पहले निवेशक के लिए भी ये सही नहीं होता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो फंड मैनेजर जनरेट करते हैं ना, वो एक रिस्क मिटिगेट हो जाता है। क्योंकि साल दर साल अगर फंड मैनेजर 3 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करें, तो अगर मार्केट 3 साल बाद 15% नीचे भी हो, तो फंड मैनेजर की ये क्षमता है कि वो आपका जो गिरावट है उसको बचा ले। तो एक्चुअली ये जो अल्फा क्रिएट होता है वो रिस्क मिटिगेशन होता है। तो नए निवेशक को भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो एक्टिव मैनेजमेंट ही चूज करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स जो पैसिव हैं उसको जरूर किसी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नहीं चूज करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो पर आने के लिए फिरोज, और इसी के साथ योर मनी में भी मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ मेरे ट्विटर ID @kavita.th या फिर हमारे email ID mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। नमस्कार।